So, good morning, students. The first chapter of organic chemistry was completed. In that chapter, in last video, I have discussed about plus R और माइनस R इफेक्ट. ठीक है, तो उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है कि हेलोजेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ऐसा मैंने बोला है, वो ही मिस्टेक है. हेलोजेंस प्लस आर इफेक्ट तो शो करते हैं, ये चीज़ राइट है, बट वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होते, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं. माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट ही शो करते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो बोला गया वो इसलिए बोला गया कि लोन पेयर जो है वो कंजुगेशन में आ जाता है. वो सारी चीज़ें सही है कि वहाँ पे वो प्लस आर इफेक्ट ही शो करेगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होगा. जो उसका लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा. उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है स्टीरियो केमिस्ट्री. ठीक है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? स्टीरियो केमिस्ट्री जैसे ही आपको उसके नाम से पता चल रहा है, स्टीरियो प्लस केमिस्ट्री. स्टीरियो का मतलब क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के, जैसे केमिस्ट्री तो मतलब उसकी केमिस्ट्री के बारे में, और स्टीरियो का मतलब उसके ऑल अबाउट, उसके स्टीरियो मतलब चारों तरफ के बारे में, हमें उसके स्पेस में उसकी क्या अरेंजमेंट है, उनके एटम्स की क्या अरेंजमेंट है, वही हम किस में पढ़ते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री में. ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट जो टर्म आपके पास आती है दैट इज आइसोमर्स. जहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है वो होता है आइसोमर्स. आइसो और मर्स ये दो पार्ट्स चीज़ों से बना होता है. आइसो का मीनिंग होता है सेम और मर्स का मीनिंग होता है पार्ट्स. आइसो मीन्स सेम और मर्स का मीनिंग पार्ट. तो आइसोमर्स क्या होते हैं कि दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different type of arrangement या different arrangement of atoms are known as isomers. those compounds की वो compounds जिनके molecular formula तो same रहेंगे, जिनके molecular formula तो same रहेंगे, but उनके structures different हो जाते हैं, उनकी arrangement of atoms different हो जाती है, उन्हीं को आप क्या बोलते हो? isomers. और जो कंपाउंड ये प्रॉपर्टी शो करते हैं आइसोमर्स की, उनको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म. वो कंपाउंड्स जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगी? आइसोमेरिज्म. ठीक है भाई, जैसे मान लो ये चौक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जो इसके अंदर जो भी चीज़ें वो है, अगर मैं इसको प्रेस कर देती हूँ तो ये बाहर आ गया. मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम है, जो इसमें चीज़ें थी वो सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया. पहले कम चौक दिख रहा था, अब ज़्यादा चौक दिख रहा है, क्योंकि अब बंदर ब्लैंक हो गया. ठीक है, तो यही एक तरीके से आपके पास क्या है? आइसोमर्स होते हैं. ये क्या है? दोनों आइसोमर्स होते हैं. अब इसमें मेनली आइसोमेरिज्म जो भी आप पढ़ते हो वो टू टाइप्स का आता है, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चर और स्टीरियो को अगर मेन बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट करो तो कैसे करते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आप देख नहीं सकते, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आप इजीली देख सकते हो. इजीली, ठीक है, ऐसा नहीं कि देख ही नहीं सकते, बट इजीली. स्ट्रक्चरल में हमें इजीली दिख जाता है कि भाई इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका जैसे इसमें मेरे को दिख गया कि पहले वाले में चौक कम दिख रहा था, अब दूसरे वाले में चौक ज़्यादा दिख रहा है, तो ये मेरा क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है कि पहले मेरा चौक अंदर था, अब मेरा बाहर आ गया. कुछ आइसोमेरिज्म ऐसे होते हैं कि जो इसके अंदर ही मैं कुछ चेंजेस कर दूँ, इसके अंदर ही मैं चौक को और अंदर कर दूँ, मुझे बाहर तक सिर्फ इतना दिखे, बाहर अंदर से मैं तोड़ देती हूँ उसको, तो वो मेरा क्या हो गया? स्टीरियो आइसोमेरिज्म. की स्टीरिकली कि 3D में उसकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मुझे देखने में तो वो सेम दिख रहा है, बट उसके देखने मतलब उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो रही है, वो क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म. सबसे पहले इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. मेनली हम 6 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं. द फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म. आपको इसके नाम से पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म, those compounds which having, सब में सेम स्टेटमेंट आनी है, those compounds which having same molecular formula, एंड उसके बाद चेंज होना है. जब चेन आइसोमेरिज्म है तो हैविंग डिफरेंट चेन्स, डिफरेंट चेन आर नोन एज चेन आइसोमेरिज्म. जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ सिंपल ब्यूटेन का, आपके पास C4H10, सिंपल ब्यूटेन क्या है? C4H10. अगर मैं इसका चेन आइसोमेरिज्म शो करती हूँ, CH3 ये नॉर्मल ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, और इसका N ब्यूटेन अगर आप बनाओगे तो ये बनेगा आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3. दोनों में क्या चेंज हुआ? ये सिंपल चेंज है और ये मेरी क्या है? ब्रांच चेन है.
सिर्फ यही डिफरेंस हुआ कि इसमें क्या है, ब्रांचिंग आ रही है, इसमें ब्रांचिंग नहीं आ रही है। यही क्या किसके एग्जाम्पल हो गए, चेन आइसोमेरिज्म के। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल का मीनिंग आपको पता चल रहा है कि एटम्स की पोजीशन को चेंज कर दिया। मैंने किसको चेंज कर दिया, एटम्स की पोजीशन को। अब एटम्स की पोजीशन यहाँ पे करेक्ट वर्ड नहीं है, क्योंकि वो तो चेन आइसोमेरिज्म में भी चेंज हुआ है, तो एटम्स ही तो चेंज हुए यहाँ पे भी। तो एटम्स की ना बोल के मैं क्या बोलूँगी, एक फंक्शनल ग्रुप कोई भी लिया, अगर उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो वो आपके पास क्या होते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। जैसे C3H7Cl, तो इसमें हेलोजन क्या है, मेरा फंक्शनल ग्रुप है। इसके दो स्ट्रक्चर्स बना दूँ कोई, कि ब्रांचिंग में क्लोरीन दिखा दिया, तो ये क्या है 1 2 3, ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। अगर मैं नॉर्मल अल्केन चेन बनाती हूँ तो इसमें कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन पे। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे और यहाँ पे किस पे है, सेकंड पोजीशन पे है। तो दोनों की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। द नेक्स्ट वन इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, कि जिसके फंक्शनल ग्रुप से चेंज हो जाए। देखो चेन में नॉर्मल एटम्स की अरेंजमेंट को डिफर कर रहा है। सेकेंड पोजिशनल, पोजिशनल का मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को मैं चेंज कर लूँ। थर्ड फंक्शनल, उसके नाम पे जाए कि दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रखा है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो उसको क्या बोल दोगे आप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल C3H6O है, इसके ये क्या है ROR, किसका स्ट्रक्चर होता है, ईथर का, और CH3CH2OH ये क्या है, इथेनॉल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए बट आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहा है, सेम, कि दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। द नेक्स्ट वन इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप भी सेम है और आपके पास क्या है, पोजीशन ऑफ एटम्स तो डिफरेंट हो गई है बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होती, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल, उसमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म में भी नहीं लेके आता। इसमें क्या होता है, मेटामेरिज्म, अगर आप नाम से देखो तो मेटामर्स होते हैं एक टर्म, वो आगे जाके बता देंगे। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है कि कार्बन की चेन को डिफर कर दिया, फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहा। जैसे अगर ये मैं चौक मानूँ, अगर इसके बीच में मेरा ऑक्सीजन में लगा दिया, बीच में से मैंने पकड़ रखा है, इस साइड अगर सेम कार्बन चेन है, इस साइड सेम कार्बन चेन है, एक तो मेरा ये हो गया, दूसरा मैंने यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, एक साइड बड़ी कार्बन चेन है, दूसरी साइड छोटी कार्बन चेन है, तो जहाँ पे कार्बन चेन की लेंथ को डिफर कर दिया जाए, उन आइसोमर्स को आप क्या बोलते हो, मेटामेरिज्म। जैसे इसमें सिंपली फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया और इसमें सिंपली सेकंड पोजीशन पे लगा, कि इसमें कार्बन चेन की लेंथ दोनों साइड सेम है और इसमें एक साइड बड़ा है, एक साइड छोटा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका है, मेटामर्स का है। द नेक्स्ट वन इज रिंग चेन। फिफ्थ क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें आपको नाम से देख लो, रिंग और चेन, कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रखेंगे, एक उसका रिंग स्ट्रक्चर बन सकता है और दूसरा उसका चेन स्ट्रक्चर बन। तो इसमें सबसे बेस्ट जो एग्जांपल होते हैं वो आप कोई भी नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लो एल्कीन का, ठीक है, क्योंकि एक एल्कीन जब आप बनाते हो, एक डबल बॉन्ड बनाते हो, तो दो हाइड्रोजन्स को रिमूव करना होता है। नॉर्मल एल्केन में से दो हाइड्रोजन्स को आप रिमूव करते हो तो आपका एक नॉर्मल एल्कीन का स्ट्रक्चर बनता है, और दूसरा उसकी साइक्लिक फॉर्म, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में भी दो हाइड्रोजन्स को ही रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो या तो आप ये एग्जांपल ले सकते हो, एल्कीन है और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, साइक्लिक चेन बना दी। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, बट एक तो नॉर्मल चेन बन गया और दूसरा रिंग की फॉर्म में आ गया। ठीक है, यहाँ पे किसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो एक हाइड्रोजन और निकल गया, इस तरीके के जो एग्जांपल्स होंगे वो किस में आएंगे आपके पास, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट आता है टोटोमेरिज्म। ये टोटोमेरिज्म क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जितने भी आपके ये है, आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टोटो आइसोमेरिज्म है। टोटो में एटम को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे भेजा जाता है।
ठीक है, ये जितने भी आइसोमर्स आपने अब तक पढ़े, पांचों आइसोमेरिज्म जो पढ़े, इनके अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता। दो स्ट्रक्चर्स के बीच में कभी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता। टोटोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें दोनों आइसोमर्स हमेशा इक्विलिब्रियम में आपके पास प्रेजेंट होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। सबने नाम सुन रखा होगा, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म सुन रखा है। कीटो इनोल, ये एक तो कीटोन होता है और दूसरा क्या होता है, इनोलिक फॉर्म होती है। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O R, ये कीटो फॉर्म होती है। और इनोलिक फॉर्म किसको बोलते हैं, एक कार्बन पे OH और उसके साथ इन ऑल, डबल बॉन्ड इज इन और OH इज ऑल, तो कीटो इनोल। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे CH3 इथाइल एसिटोएसिडेट का एग्जांपल है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, ये था। यहाँ पे क्या हुआ, जो ये CH है इसका एक हाइड्रोजन ऐसे है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एक नेगेटिव चार्ज आया और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे शिफ्ट होने से ये डबल बॉन्ड आ गया, ये जो शिफ्ट हुआ नेगेटिव चार्ज आया तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल के ऑक्सीजन के पास चला गया कि एटम ने मूव कराया। किसने मूव कर लिया, एटम ने मूव कर लिया। तो ये आपके पास किसका एग्जाम्पल है, कीटो इनोल एग्जाम्पल, ठीक है। किसका है, टोटोमेरिज्म का। किसका है ये, टोटोमेरिज्म का। ये स्पेशली ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि इनमें से कौन सा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है या कौन सा इनमें से टोटोमर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, या टोटोमेरिज्म क्या होता है। ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेक्ट है। दो ही इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो टोटोमेरिज्म और दूसरा मेटामर्स। मेटामर्स नॉर्मल होते हैं कि जिनकी कार्बन चेन लेंथ डिफरेंट हो, ठीक है। Yes, so the next one is optical isomerism। कि optical isomerism होता क्या है। देखो नॉर्मली अगर आप स्टेटमेंट की बात करते हो तो ऑप्टिकल आइसोमर्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अप्रॉक्सीमेट सेम रहती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सारी सेम रहती है, अप्रॉक्सीमेट मतलब काफ़ी हद तक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहती है। जो चेंज होता है उसमें वो किस में होता है, उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में, कि उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होती है। उन आइसोमर्स को आप क्या बोलते हो, ऑप्टिकल आइसोमर्स, और उस प्रोसेस को जो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात जो आपके पास आती है कि हम कैसे नोट करें कि इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट है या ऑप्टिकल एक्टिविटी सेम है, ठीक है। तो जो अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करने से पहले ये बता देती हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसके अंडर आता है। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म वही होता है कि जिन कंपाउंड्स की अरेंजमेंट तो उसी कार्बन से होगी, अरेंजमेंट तो H की भी इसी से होगी और दूसरे वाले H की भी इसी से होगी, सिर्फ उनकी स्पेशियस डिफरेंट हो जाती है कि कभी ये फ्रंट में है, कभी दूसरे वाला फ्रंट में है, कभी ये बैक में है, कभी ये साइड में है, ठीक है। तो उनकी अरेंजमेंट तो उसी पॉइंट ऑफ से होगी, सिर्फ उनकी स्पेशियस डिफरेंट हो जाती है। हैविंग डिफरेंट स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन आर नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक कन्फर्मेशनल और दूसरा होता है कॉन्फ़िगरेशनल। इनको अगर हम ध्यान से देखें तो कन्फर्मेशनल में जो आइसोमेरिज्म, अगर आप फर्दर आप पूरा पढ़ लोगे कंप्लीट, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर इनमें मेन डिफरेंस जो देखा जाए वो ये होता है कि इनमें ब्रेकिंग ऑफ एटम्स जो करके फिर उनकी अरेंजमेंट बनाई जाती है, और इसमें एटम्स को जस्ट एक जगह से दूसरी जगह घुमाया जाता है, रिवोल्व करा जाता है। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो यही है, इसमें एटम्स को ब्रेक करा जाता है और इसमें एटम्स को डिफरेंट जगह पे रोटेट करा जाता है। कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, ठीक है। कन्फर्मेशन तो बहुत सारी आएंगी आगे जाके, हम पढ़ेंगे बैच कन्फर्मेशन है, जो BSc कन्फर्मेशन है इसकी, इस तरीके की ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कि वही कि दोज कंपाउंड्स विच हैविंग सेम chemical as well as physical properties but different optical activities are known as optical isomers। तो सबसे पहले कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ करा ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए उसको आप बोलते हो पोलैरीमीटर। क्या बोलते हो, पोलैरीमीटर। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट एक पूरा इतना लंबा सा एक रोड होती है, ठीक है। आजकल वो, पहले तो ये बहुत मतलब
कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता था, यहाँ से देखना है, इसको ऐसे रोटेट करना है, वो करना है। अब कुछ नहीं करना, तुम्हें पोलैरिमीटर एक डिजिटल आ चुका है, उसमें आपने अपना सॉल्यूशन रखा और आपको पोलैरिमीटर नोट करके दे देगा इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी इतनी है, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन इतनी है, ठीक है। पर जो पहले था चीज़ अभी भी वही है, अब उसको सिर्फ डिजिटली बना दिया है वो अभी भी मैनुअली अंदर से, तो उसको मैनुअली आप देख सकते हो, उसमें सारी चीज़ें प्रोसेस सेम है, हमने मैनुअली भी किया हुआ है लैब में और डिजिटली भी किया हुआ है, ठीक है। तो मैनुअली अगर उसको देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, किसी भी कंपाउंड की अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी नोट करनी है तो मुझे उसको सॉल्यूशन की फॉर्म में लेना होता है, ठीक है। और सॉल्यूशन की फॉर्म में लेने से पहले मुझे उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करानी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कोई भी लाइट सोर्स आप ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले पोलैरिमीटर में वो डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास कोई भी लाइट सोर्स होगा जहाँ से आपके पास लाइट्स निकल रही होगी, ठीक है। वो जो लाइट है उनको एक मोनोक्रोमेटर के थ्रू पास किया जाता है। किसके थ्रू पास किया जाता है? मोनोक्रोमेटर। और मोनोक्रोमेटर क्या होते हैं? मोनोक्रोमेटर वो होते हैं कि जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है, जो लाइट होती है उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के थ्रू आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमें सिर्फ ओनली मोनो सिंगल वेवलेंथ की लाइट चाहिए, तो उसके लिए मुझे उस जो नॉर्मल लाइट है मेरी उसको मुझे मोनोक्रोमेटर के थ्रू पास कराना होगा। अब जो मेरी लाइट रेडिएशंस आएंगी उनकी वेवलेंथ सिंगल होगी, सिंगल वेवलेंथ की लाइट्स मेरे पास प्रोड्यूस होगी आफ्टर पासिंग इट थ्रू मोनोक्रोमेटर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये वेवलेंथ तो सिंगल आ गई है, बट अभी भी मेरी लाइट जो है वो सिंगल वेवलेंथ की है, बट वो डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रही है, वो ऑल डायरेक्शंस में चल रही है। तो मुझे नेक्स्ट इसको निकोल प्रिज्म के थ्रू पास कराना होता है ताकि मैं इनको सिंगल प्लेन में ले सकूं, एक ही प्लेन में मेरी लाइट्स मूव करे, हर प्लेन में मेरी लाइट्स मूव ना करे, ठीक है। एक ही प्लेन से लाइट्स मूव करेगी तो क्या होगा, निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करूंगी तो मेरी ये सब किस में आ गई, एक प्लेन में आ गई सारी, सब इसके परपेंडिकुलर आ गई, तो सभी सारी की सारी लाइट्स मेरी सिंगल प्लेन में आ गई। तो जिसके थ्रू पास करती हूँ इसको बोलते हैं पोलराइजर। पोलराइजर जनरली इसको निकोल प्रिज्म यूज होता है। इसमें कौन सा प्रिज्म यूज होता है? निकोल प्रिज्म इज नथिंग एल्स बट इट कंटेन्स कैल्साइट। कैल्साइट कुछ नहीं होता, कैल्साइट इसकी पाउडर फॉर्म होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और इसको हम क्या बोलते हैं? निकोल प्रिज्म। जब मेरी ये लाइट्स जो है वो सिंगल वेवलेंथ में आ जाए, अगर मैं किसी भी लाइट को निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करती हूँ हैविंग सिंगल वेवलेंथ, अगर वो प्लेन परपेंडिकुलर में सिंगल प्लेन में आ जाती है तो उन लाइट्स को मैं बोल देती हूँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कि अब मेरी लाइट क्या हो चुकी है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर वो सिंगल वेव प्लेन में नहीं आती है तब उनको बोलेंगे नॉन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसके बाद क्या होता है कि इनकी यहाँ तक तो मेरे को सिर्फ क्या करना है, लाइट को मैं सिंगल वेवलेंथ की लाइट को एक प्लेन में लेके आई हूँ। अब उसके बाद मेरे को क्या होता है कि मुझे कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी नोट करनी है, ठीक है। तो कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी नोट करने के लिए मुझे क्या होता है कि केन शुगर का सॉल्यूशन हम लेते हैं, क्योंकि केन शुगर के सॉल्यूशन की ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें पता है, ठीक है। अगर उसके अंदर केन शुगर के सॉल्यूशन के अंदर इस लाइट को, जो आपके कंपाउंड की लाइट है, इसको पास करोगे तो क्या होगा कि या तो वो इस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देगी या फिर उन सबको किस में कर देगी? एंटी क्लॉकवाइज में। कि सेम अगर केन शुगर वाली लाइट मैंने ले ली है तब तो वो सेम प्लेन रखेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, अल्फा ज़ीरो हो जाएगी। अगर वो उसको राइट में रोटेट कर दिया है या लेफ्ट में रोटेट कर दिया है, ये एनालाइजर मेरा नोट कर सकता है या एनालाइजर देख सकता है। मतलब पहले हम देख सकते थे और अब डिजिटल आ गया तो उसमें वो नोट करके दे देगा कि मेरी डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हुई है। जैसे अगर मैं इसमें देखूँ तो मेरी क्या हो गई है, इस साइड मूव करी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चली है। जब एंटी क्लॉकवाइज मेरी लाइट का प्लेन मूव करता है तो उसको बोलते हैं -L, ठीक है। कि अगर वो मेरी लाइट्स को एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है माइनस साइन से मैंने डिनोट करती हूँ, इसको बोलते हैं एल। लेफ्ट में रोटेट कर रहे हैं, दैट इज लीवो रोटेटरी, कि मेरा कंपाउंड क्या है? लीवो रोटेटरी है। अगर प्लस साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको मैं बोलती हूँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लाइट को राइट में मूव करेंगे उनको क्या बोलते हैं?
डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इस तरीके से आप कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर कर देते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी यही होता है कि कितनी रोटेशन से उसको मूव करा, अभी आगे बता दूंगी स्पेसिफिक रोटेशन। तो जिस रोटेशन से मूव करा, अगर ये मूव हो रही है, अगर ये लेफ्ट या राइट में जा रही है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। अगर इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ आती है इसकी आपकी पोलराइजर की, पोलरीमीटर की। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि ये जो कितनी अमाउंट से मूव करेगा, डिग्री ऑफ रोटेशन कितना चेंज होगा, ये डिपेंड करेगा मेरा इन 4 फैक्टर्स पे। सबसे पहले मेरा नेचर ऑफ कंपाउंड, कि मैंने कौन सा कंपाउंड लिया, उसका क्या नेचर है, भाई वो कितना शो कर सकता है। ये तो सबसे मेन बात है कि भाई वो एक्टिव भी है या नहीं, इस सोल्यूशन में जाके एक्टिव है या नहीं। अगर मैं इसमें लोहे को डाल दूँगी तो वो क्या शो करेगा। ऐसा सोल्यूशन ही तो डालना चाहिए केन शुगर में जो उसके साथ रिएक्ट करे। जब रिएक्ट करेगा तभी तो चेंज आएगा उसमें। ठीक है, तो नेचर ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग, लेंथ ऑफ कॉलम, कौन से कॉलम की लेंथ। ये केन शुगर कितने सॉल्यूशन में है जिसके अंदर मेरे को अपना सॉल्यूशन पास कराना है, जिसमें मुझे अपना सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन की मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी नोट करनी है, मुझे उसको पास कराना है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी। कॉलम इस तरीके से होता है, कॉलम कुछ नहीं होता। जैसे इसको अगर मैं इधर से बंद कर दूँ, इसके अंदर पानी भर दूँ, ये ट्रांसपेरेंट एक तरीके की क्यूबेट होती है जिसमें सॉल्यूशन केन शुगर का भरा होता है। तो अगर ये मेरी लेंथ ज़्यादा है तो मेरी क्या होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यहाँ से लेके वहाँ तक पास होना होगा। अगर ये शॉर्टर है तो सिर्फ इसमें से पास होगा। तो अब मेरी जो लाइट पास हो रही है वो एब्जॉर्ब होगी ना इस सॉल्यूशन में, तो वो कितनी एब्जॉर्ब होगी वो इसकी लेंथ पे डिपेंड कर जाएगी, इस विड्थ पे। भाई कम है तो जल्दी से पास कर जाएगी, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, कम बाहर निकल पाएगी। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा, इसमें जो सॉल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन हायर रखूँगी तो भी लाइट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन रखूँगी तो कम रखेगा। वैसे जनरली बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया जाता है इसमें। और टेम्परेचर तो मेन इफेक्ट है ही। टेम्परेचर के ऊपर तो लाइट 100% डिपेंड करती है कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी, और किस वेवलेंथ की लाइट मैंने ली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आप लैम्बर्ट बियर्स लॉ पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, वो एब्जॉर्बेंस को ही बताता है कि कोई लाइट अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर से पास हो रही है तो कितना एब्जॉर्ब होगी, कितना आगे निकलेगी। वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसकी लेंथ पे भी, क्यूबेट की लेंथ पे भी, टेम्परेचर पे भी, इसकी वेवलेंथ पे भी, किस वेवलेंथ की लाइट आ रही है, और उसके कंसंट्रेशन पे भी, उसके नेचर पे भी। ये सारा किससे आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है ये आपका लैम्बर्ट बियर्स लॉ है। ठीक है, पोलरीमीटर में यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ मेरे को लाइट को पोलराइज करना है, उसके बाद जो आगे का काम है वो लैम्बर्ट बियर्स लॉ का ही है। ठीक है, और फिर फाइनली एनालाइजर होता है। इसके बाद जो आपका नोट कर लेता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मूव करी है, प्लस में या माइनस में, और कितना एंगल से रोटेट करिए, तो वो एंगल आपको नोट करके दे देता है। ठीक है, ये है क्या है, पोलरीमीटर, जिसके थ्रू आप ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करते हो। सो आफ्टर ऑप्टिकल मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो कि आप पोलरीमीटर से मेजर कर रहे थे, वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्पेसिफिक रोटेशन। कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। स्पेसिफिक रोटेशन की अगर आप डेफिनेशन पे जाते हो तो ये है कि एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय ए ट्यूब ऑफ 1 डेसीमीटर लेंथ। मैंने बताया था कि लेंथ पे डिपेंड करेगा, जिसमें आप केन शुगर सॉल्यूशन को लेते हो, ऑफ 1 डेसीमीटर लेंथ फिक्स्ड विद ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर ml की, जिसकी डेंसिटी जो सॉल्यूशन में मैंने जो कंपाउंड लिया उस सॉल्यूशन में, वही ये तो केन शुगर तो मैंने डाला हुआ था, जिसकी डेंसिटी फिक्स है 1 ग्राम पर ml। एट टेम्परेचर T, टेम्परेचर उसका फिक्स होना चाहिए। वेवलेंथ भी उसकी 593 केल्विन, 593 नैनोमीटर फ्रॉम सोडियम वेपर लैम्प की। जो लाइट प्रोड्यूस हुई वो मैंने सोडियम वेपर लैम्प से ली थी, उसकी वेवलेंथ भी मैंने फिक्स कर दी, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, डेंसिटी फिक्स कर दी, उसकी लेंथ फिक्स कर दी। अगर सब चीज़ें फिक्स कर दे तो आप तो वो चीज़ क्या आ जाती है आपके पास, स्पेसिफिक जो रोटेशन हुई प्लेन पोलराइज लाइट की, वो क्या हुई, स्पेसिफिक रोटेशन। इसकी मेजरमेंट जो करी जाती है, इसको डोनेट करते हैं अल्फा से, स्पेसिफिक रोटेशन डी, क्योंकि डी जो लगता है वो इसलिए लगा है कि सोडियम लैंप जो है वो डी लाइंस प्रोड्यूस करता है। सोडियम जो लैंप जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, डी लाइंस, इसलिए डी। और जिस टेम्परेचर पे लिया वो टेम्परेचर टी,
ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, कितना आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन को ऑब्जर्वमेंट कराया है हमने, कितना वो 10 डिग्री से मूव करा है, 4 डिग्री से मूव करा है, वो ऑब्जर्व एंगल डिवाइडेड बाय d इंटू एल। डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो मैंने सॉल्यूशन लिया उसकी डेंसिटी क्या है, अननोन सॉल्यूशन की डेंसिटी। एक सॉल्यूशन तो केन शुगर के साथ पहले मैं एक रोटेशन ले लेती हूँ, फिर दूसरा केन शुगर को हटा के यहाँ पे मेरा जो अननोन सॉल्यूशन है वो लिया जाता है। कैलकुलेटर में दूसरी बार क्या लिया जाता है, अननोन सॉल्यूशन, फिर उसकी रोटेशन कितनी आई है, दोनों का डिफरेंस देखा जाता है। वही आपके पास क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। भाई केन शुगर के साथ मान लो मेरा आया 10 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन, इतना मूव कर दिया, और अगर मेरा जो अननोन सॉल्यूशन है उसके साथ मेरा आया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब 20 डिग्री का एंगल आया, 20 डिग्री पर मेरा प्रेजेंट है, सॉरी एंगल ऑफ रोटेशन से सिर्फ डिग्री से डिनोट करते हैं, तो अगर 20 डिग्री मेरा आता है तो इन दोनों का डिफरेंस कि मेरी कहाँ से कहाँ मूव कर गई, केन शुगर से प्लस 20 डिग्री की तरफ मूव करी, प्लस की तरफ। अगर नेगेटिव की तरफ हो जाता तो माइनस 20 डिग्री जाता, एंगल ऑफ रोटेशन माइनस में चला जाता, तो इधर क्या हो गया, नेगेटिव की तरफ चले गए, यहाँ माइनस 30 डिग्री नेगेटिव गया है, दैट इज लीगो रोटेटरी, और अगर प्लस में आ रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू एल, लेंथ ऑफ क्यूब या क्यूबिट। ठीक है, ये आपके पास स्पेसिफिक रोटेशन है, तो ऑप्टिकल रोटेशन यहाँ पे खत्म हुआ, ऑप्टिकल की मेजरमेंट। इसके बाद इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, कायरल, एक कायरल कंपाउंड से, वो चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, एंड प्लीज़ वीडियोस को देखें ज़रूर, तभी आप कंटिन्यू क्लास में रह पाएंगे। जब तक व्यूज़ नहीं होंगे, सब्सक्राइब कर लो, जो आपके काम का है वो देखो, अदरवाइज़ उनको मत देखो, बाद में जब आपको टाइम मिले एक्स्ट्रा तब देखो। ठीक है, जब तक आप नहीं पढ़ोगे, रेगुलर वीडियोस नहीं देखोगे, फर्दर सिलेबस होते जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ वीडियोज़ को देखो। ठीक है, ओके, थैंक यू।